पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 68 से लगता है करना। नहीं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन? 135 से। 135 135 135 135 a mixture of SO2 and gas X, इसका GMM80 दिया है। In the mole ratio A is to B, इनका mole ratio A is to B has the average molar mass, इसका average molar mass भी दिया है। अगर इसी में E/A के रेशियो में मिलाया जाए तो एवरेज मोलर मास क्या होगा? अगर इसको B/A में मिलाया जाए तो इसका एवरेज मोलर मास क्या होगा? यही हमसे पूछा गया। ठीक है, चलिए देखा था। सल्फर SO2 का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन 32 यानी कि 60। तो हम लोग एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लिखते हैं, N1M1 plus N2M2 by N1 plus N2, N1M1 plus N2M2 by N1 plus N2। पहले वाले केस में लिखेंगे 69.33 N1 into 60 plus N2 into 80 by N1 plus N2। 69.33 N1, 69.33 N2 is equal to 60 N1 plus 60 N2। सिक्सटी फोर होगा, 64 होगा। हाँ 64।
इसको सोल्व कर, दिस माइनस दिस, तो 69 में से 64 जाएगा, 5.33 N1 इज इक्वल टू 80 में से 69.33 जाएगा 10.66 इनटू, ये आपको 2 से कट जाएगा, यानी कि N1 बराबर 2 N2 आएगा। N1 इज इक्वल टू 2 N2 आपको यहाँ से आएगा। अब आपको पूछा गया B by A रहेगा तो क्या होगा, therefore ये वाला एवरेज मोलर मास हो जाएगा N1 N2 यहाँ पर हम लोग लेकर बनाए हैं N1 is to N2, अब हमें लेकर बनाना होगा N2 is to N1, उसका उल्टा लेकर, तो लिखेंगे हम 64 N2 80 N1 by N2 plus N1, N1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 64 N2 plus 80 into N1 2 N2 by N2 plus 2 N2 160, 8 2 16 160 16 6 22 by 3 N2, N2 N2 कैंसिल हो जाएगा, 7 दिए कैंस और लगभग 75, approximately 75 है, ठीक है, approximately 75, it's approximately 75। सर नीट में साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा सकते हैं? नहीं, नीट में नहीं ले जा सकते हो और इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी नहीं ले जा सकते, कहीं नहीं ले जा सकते, वहां आपको रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस आपको मैनुअल करने होंगे। कैसे करने होंगे आपको? मैनुअली सारे करने होंगे। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन। वन 136 137 138 38।
लेते हैं 138. Each molecule of a tear gas contains 2 hydrogen atoms. 2 हाइड्रोजन एटम्स हो उसमें 1.7 8 10 raised to the power -22 ग्राम क्लोरीन है। 2 कार्बन एटम्स है and 1.25 कोई एक मेटल जो हमें अननोन। तो मोलर मास टीयर गैस का क्या है? यही आपका क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहली बार देखा हूं। 2 हाइड्रोजन एटम है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, यही हमसे पूछा गया। टीयर गैस का मोलर मास क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, टीयर गैस का मोलर मास क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। एक और चीज लेविसाइट लिखा गया। लेविसाइट का मतलब होता है टीयर गैस। लेविसाइट उसका नाम है बेटा। 10 raised to the power -22 है बेटा, दोनों जगह। बढ़िया से देखिए। कहा है मेटल का भी उसमें इस क्वेश्चन में एक कमी रह गई है। मैं समझता हूं इस क्वेश्चन में एक कमी रह गई है, और वो कमी ये है आपको कि जहां पर ये लिखा हुआ है कि each molecule of a tear gas levisite contains 2 hydrogen atoms, तो यहां तो दिक्कत नहीं है। ग्राम क्लोरीन यहां भी दिक्कत नहीं है, एंड 2 कार्बन एटम्स यहां भी दिक्कत नहीं है। ग्राम ऑफ एन अननोन मेटल, मेटल के बारे में 2 चीज नहीं पता है। एक
मेटल कौन, और दूसरा ये नहीं पता है कि मेटल के एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। मेटल कौन सा है और उस मेटल के एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, ये भी हमें नहीं पता। दोनों में से कुछ नहीं पता। ये थोड़ा सा सुधार कर ले तो क्वेश्चन बन सकता है। लिख लीजिएगा आगे, एंड 1.25 into 10 raised to the power minus 25 gram of an unknown metal atom, या an atom of unknown metal, an atom of unknown metal तो बनता है an atom of unknown metal रहेगा तो बन जाएगा। ऐसे केस में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, 2। कार्बन के कितने हो जाएंगे, तो कार्बन का हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। हमें लास्ट में निकालना है मोलर मास ऑफ टियर गैस क्या है। ठीक है, इतना ग्राम क्लोरीन, और क्लोरीन के बारे में और कोई हिंट नहीं दिया, क्लोरीन के बारे में और कोई हिंट नहीं दिया हुआ। तो एक काम करते हैं, मास ऑफ मास ऑफ वन क्लोरीन एटम कितना होता है, ये होता है 35.5 ये किसके बराबर हो जाएगा, 35.5 into 10 raised to the power 1.6 to 10 raised to the power minus 24। ये एक एटम का क्लोरीन एटम का मास है, इसलिए नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल क्या है, तो टोटल मास जो क्लोरीन उसमें है इनटू भाई गलत, टोटल मास ये 1.78 by 35.5 1.66 10 raised to the power minus 24, ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा 178 by 35.5 into 1.66। देखते हैं कितना आता है, एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के कितने एटम है ये निकल जाएगा 178 by 45.5 divided by 1.66, ये 3 आता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के कितने एटम हैं, ये हम लोग को मिलेगा 3 एटम, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन के 3 एटम,
कार्बन के 2 एटम। अब बचा एक सोडियम। सोडियम है कौन है बता? अगर एक एटम तो 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 एटम का मास क्या हो जाएगा? 1.25 10 रेज़ टू पावर 6.022 10 रेज़ टू 10 पावर 1.25 आएगी आपको। इसलिए मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन हो, 3 क्लोरीन हो, 2 कार्बन हो और एक ये 16 करें। इस क्वेश्चन में एक कमी देखिए कितना दिया है। इस क्वेश्चन में कमी ये है कि मेटल के कितने एटम है ये नहीं जिक्र किया गया, और जब तक इसका जिक्र नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में कमी है। हो गया। अगला क्वेश्चन, वन 151 रियल एग्जाम में जो होते हैं वहां भी किसी किसी क्वेश्चन में कुछ मिसिंग रहता है, तो ऐसे केस में या तो बोनस दे देता है वो लोग या तो कैंसिल करता है। हर साल एग्जाम होता है उसमें गलतियां रहती ही, मेडिकल इंजीनियरिंग सभी जगह गलतियां निकलती है। रियल एग्जाम ये तो किताब 151
54.2 ml of ethanol and water. मिक्सचर है जो मास ऑफ, इस मिक्सचर का मास ही 49.6 ग्राम। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज, इसका डेंसिटी देखिए 0.8 ग्राम पर ml, और इसका डेंसिटी तो सबको पता है, तो इसका परसेंट बाय मास क्या हो, यही आपका क्वेश्चन। अगर हमें इथेनॉल एंड वाटर दोनों का मास मिल जाए, परसेंट बाय मास नहीं मिल जाए, चलिए कोई बड़ा चीज नहीं। मान लेते हैं कि इसका V1 ml लिया गया और इसका V2 ml लिया गया, तो यहां से आएगा V1 प्लस V2 दोनों को मिलाने के बाद 54.2 ml होगा। दूसरा, मास कैसे निकलेगा मिक्सचर का? मास निकलेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसका मास दे देगा, तो 0.8 इनटू वॉल्यूम एंड 1 इनटू वॉल्यूम 49.6। इसको सॉल्व किया जाए, माइनस माइनस माइनस, तो 1 V2 में V2 में से V2 ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0.2 V1 is equal to 2 3 यहां से आ जाएगा V1 is equal to 4.6 by 0.2 23 ml एंड V2 आ जाएगा 54.2 माइनस 23 यानी कि 31.2 ml। हमसे पूछा गया परसेंट बाय मास क्या होगा इसका, तो यहां से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ इथेनॉल। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 23 इनटू 0.3 और इसका मास क्या हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, ये कितना आता है, इसीलिए मास परसेंट ऑफ इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल का मास वाटर का मास आ सकते हैं, सौम्य दीपक निकाल सकते हैं 153 154 160
154 पूछा गया। वन 154 पहले पूछा गया। देखो अभी जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में लिक्विड था और लिक्विड के वॉल्यूम को 22.4 लीटर जो कि गैस का वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगर कोई सोचे हो तो गलत सोचेंगे, ठीक है। 154 for a given element number of atoms along the y-axis contained in different amount in grams. Thus the atomic weight of the element is इसको तो कर सकते हैं। जो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स लिए हैं और यहाँ पर वेट इन ग्राम्स लिया गया है। और ये स्लोप दिया है 10 इनवर्स 3.01। हमसे पूछा गया एटॉमिक वेट क्या होगा। एटॉमिक वेट क्या होगा ये हमसे पूछा गया। देखो नंबर ऑफ एटम्स बाय वेट इन ग्राम्स, यही यहाँ पर है टाइम थीटा। ये एक्सिस है नंबर ऑफ एटम्स और ये एक्सिस है वेट इन ग्राम्स। दिस बाय दिस होता है टाइम थीटा और यही आपको दिया है। इसका वैल्यू दिया हुआ 3.01 10 raised to the power 22। तो यहाँ पर वेट इन ग्राम्स हो जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स बाय 3.01 10 raised to the power 22। ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने लगेंगे? 1 मोल एटम्स, दैट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। और इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास आपको हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 6.022 राइट 3.01 10 से 28 आपको हो
इसके बाद 160 को लागू। बहुत गर्मी है, क्लास लेने में भी हालत खराब। 160 देखा है। NaCl है, NaCl 0.2, CaCl2 है, and 0.1 मोल। इसको इस रेशियो में मिलाया गया ताकि इसको इस रेशियो में मिलाया गया है ताकि polarity of the cation is 40% more than that of anion. क्वेश्चन में कंडीशन दिया कि मोलरिटी ऑफ cation is 40% more, यानी 1.4 टाइम्स मोलरिटी ऑफ anion। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। Molar concentration of cation is 40% more than that of anions। और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि V1 plus V2 is 1000। तो V1 V2 क्या है? कंडीशन देखिए, इनके सॉल्यूशन को इनके सॉल्यूशन के साथ मिलाया गया, इन दोनों के वॉल्यूम का अमाउंट दिया है कि वो 1000 एडिशनल, और ये भी कहा कि मिलाने के बाद मोलरिटी ऑफ cation मस्ट बी 1.4 टाइम्स मोलरिटी ऑफ anion। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही है क्वेश्चन आपका, क्योंकि अमाइन के कंसंट्रेशन का 40% ज्यादा इस पर रखना है। 40% ज्यादा कैसे रखना? प्लस 40,
यानी कि 140 बाई 100। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन दिया है, दूसरा इंफॉर्मेशन हम यहां से जब इनको हम मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ करके तुरंत ये हो जाएगा V1 plus V2 that is 1000 ml। तो आफ्टर मिक्सिंग dilution of both salts occur, दोनों के लिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसीलिए फाइनल मोलरिटी ऑफ NaCl हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, and final molarity of calcium chloride हो जाएगा molarity into volume by final molarity। concentration of cation कितना हो जाएगा, तो cation का concentration हो जाएगा इतने के बराबर ये है और इतने के बराबर ये है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन कितना होता है, लग रहा है कुछ डेटा गलत दिया है, देखते हैं। अनायन क्या हो जाएगा, अनायन यहां से यही आएगा 0.2 लेकिन इसका दुगना आएगा क्योंकि 2 क्लोरीन, इसलिए 2 into 0.1 इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलरिटी ऑफ कटाइन ये 0.2 गिवन तो 1000 0.1 1.4 इसको 0.2 गिवन by 1000 0.2 into by पहले तो 1000 कैंसिल होगा, उसके बाद 0.1 कैंसिल होगा, 2v1 plus a2 is equal to 2.8 v1 देखिए यही इसमें गलत दिया हुआ है, यही इसमें गलत दिया हुआ है क्योंकि जब भी इनको किसी भी रेशियो में मिलाएंगे अनायन ही ज्यादा आने वाला है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, समझ गए, अनायन यहाँ पर ज्यादा आएगा, देखिए अनायन ज्यादा आएगा, अनायन को ज्यादा अगर हम लेते हैं तो इस कटायन को सुधार करके अनायन करना होगा और अनायन को सुधार करके कटायन करना होगा। देखिए ऐसा जब करेंगे तो 0.2 v1 and 0.2 v1 0.2 v1 ये आ जाएगा 0.2 v1, ये सब जो है वही रहेगा। अनायन जब साइड में हो 0.2 v2 0.2 कटायन राइट साइड में ये आ जाएगा 0.2।
0.2 कट गए, 2v1 plus 2v2, 2.8 v1 plus 1.4 v2, और इसमें से इसको घटा दो, 0.6 v2 इस पर 0.8 v1, 3 v2 बराबर 4 v1, यानी कि v1 by v2 is equal to 3 by 4। देखिए तो कोई चॉइस है? क्वेश्चन नंबर 116, एक हजार में 7 से डिवाइड कर, एक हो जाएगा इतना और दूसरा हो जाएगा इतना, यही आप समझ। 3000/7 कितना होता है? 3000/7 होता है 728, लगभग इतना, एक हो जाएगा 14×56। क्वेश्चन में गलती दिया हुआ है, क्वेश्चन में गलती है वो सुधार लीजिएगा। यहाँ अनायन होना चाहिए और यहाँ कटायन होना चाहिए। मुझे शुरू से ही लग रहा है कि यहाँ तो कटायन और अनायन बराबर मिला, लेकिन यहाँ पर अनायन ज्यादा मिला, तो ओवरऑल तो अनायन ज्यादा होगा। तो जब अनायन ज्यादा होगा, जब जब अनायन गलत, जब अनायन ही ज्यादा है तो अनायन का 1.4 टाइम्स ज्यादा होगा कटायन का। ठीक है, क्वेश्चन गलती था, सुधार लीजिए। अरे सब जगह गलत होता है बेटा। वन 162 एक बार और समझा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ।
एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड के बारे में कलर, आयंस का कलर वगैरह ये सब दिया जाता है, उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए एक बार और समझा जाए इसको। पहला चीज तो इसको सुधारना होगा कि वो गलती थी। क्वेश्चन में कहा है कि मेरे पास दो सॉल्यूशन, एक V1 ml ऑफ NaCl जो कि इतना मोलरिटी का है, एंड V2 ml ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो कि इस मोलरिटी का है। ये क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। और ये भी कहा गया उस क्वेश्चन में कि V1 प्लस V2 इज 1000 ml, लेकिन ये नहीं कहा कि V1 कितना है V2 कितना है। तो V1 V2 किस रेशियो में इसको मिलाया जाना चाहिए ताकि अनायन का कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन, तो अनायन यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, ज्यादा कौन है अनायन, कम कौन है कटायन। कटायन यहाँ से आएगा, यहाँ दो अनायन, तो इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि फाइनल सॉल्यूशन इन मोलरिटी ऑफ अनायन शुड बी ग्रेटर देन 40% ग्रेटर देन दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कटायन। तो यही क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले जैसे ही इनको मिलाएंगे वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो V1 प्लस V2 मतलब 1000 ml हो जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब 1000 ml आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये सोचना है कि डाइल्यूशन करवाने से फर्क क्या है। तो फाइनल सॉल्यूशन में मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे तो हमें फिर से फाइनल सॉल्यूशन में इसका मोलरिटी आ जाएगा। सिमिलरली फाइनल सॉल्यूशन में मोलरिटी कैल्शियम क्लोराइड का ये हो जाएगा। अब कटायन कहाँ से आएगा, तो कटायन यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, दिस प्लस दिस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कटायन आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अनायन करना है, इतने के बराबर ये हो और इतने से दुगना होगा क्लोरीन, दोनों को जोड़ दीजिए, इसीलिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस रिलेशन पे लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, V1 V2 आ जाएगा। जब V1 V2 आ गया तो V1 V2 का एक रिलेशन यहाँ और V1 V2 का एक रिलेशन यहाँ, इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपको ये और ये मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया और वो है क्वेश्चन नंबर 165। 165 हो गया, थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। अगले दिन आप असाइनमेंट करेंगे 168 से 184 तक। वन 168 से 184 तक आप करेंगे। चलिए थ्योरी आगे बढ़ाए हैं।
आज हम लोग सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। आज हम लोग सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे समझे, देखिए कैसे समझेंगे। मान लो N2 प्लस 3S2 का बीच रिएक्शन होता है, 2 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। N2 प्लस 3S2 का रिएक्शन होता है, 2NH3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आपको मान लो इसका मतलब क्या है, 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecules of hydrogen to produce 2 moles of 2 molecules of ammonia। अगर ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये 3 मॉलिक्यूल्स आपको लेना होगा और इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको प्रोड्यूस हो गए। कब? जब कंप्लीट रिएक्शन जब होगा तब। अगर इसको आप 10 लेते हैं तो इसको 30 लेना होगा और ये 20 आपको बनेगा। ये अगर 1000 लेते हैं तो 3000 लेना होगा और ये 2000 आपको बनेगा। ये अगर 5 लेते हैं तो इसका ट्वाइस यानी कि 5 into 3 लेना होगा और इसका ट्वाइस यानी कि 5 into 2 ये बनेगा। इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं इसको? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। ये सब क्वेश्चन में लिखा रहेगा। रिएक्शन undergoing in stoichiometric ratio of in quantitative amount। इसी को हम लोग कंप्लीट रिएक्शन के केस के नाम से कल तक सीख रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे जब भी दिया जाए 1:3 रेशियो में ये और सेम रेशियो में ये यहाँ दिया जाए, ये दिया जाए, ए दिया जाए, चाहे ये दिया जाए, कितना ही इनका अमाउंट क्यों न दिया जाए, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स मोल्स इसी रेशियो में अगर रहे तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव अमाउंट लिखा रहता है और इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कंप्लीट रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो ना ही आपको नाइट्रोजन बचेगा और ना ही आपको हाइड्रोजन बचेगा, ना ही आपको नाइट्रोजन बचेगा और ना ही आपको हाइड्रोजन बचेगा। ठीक है, केवल रिएक्शन के बाद आपको अमोनिया गैस बचेगा कंसिडर और इसको कंप्लीट रिएक्शन फेस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये कल मैंने अब जो आगे बताने वाला हूं वहां पर ये हर बार आपको काम आएगा। हो गया? अब समझिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। लिमिटिंग रिएक्शन में लिखेंगे कि जब ये
स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में ना रहे तो इन दोनों में से कोई बचेगा। If the reactants are not in the stoichiometric ratio, then one of the reactants get completely consumed. This is called limiting reagent. This is called limiting reagent. This is called limiting reagent. अगर आपको रिएक्टेंट्स मोलर रेशियो में नहीं दिया है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में नहीं दिया जाए, क्वांटिटेटिव अमाउंट में नहीं दिया जाए, तो दोनों को दोनों कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। उन दोनों में से कोई एक कंप्लीटली कंज्यूम होगा और बाकी आपको रह जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन कहते हैं। और वो कंपोनेंट जो रिएक्शन के ड्यूरेशन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते कैसे। N2 है ES2 2NS3। मान लो क्वेश्चन लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। Identify the limiting reagent and also find the amount of एक मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपको इलस्ट्रेशन के लिए रहेगा। मान लें कि रिएक्शन हुआ है N2 and 3S2 के बीच में, N2NH3 बना। ठीक है, मान लो ऐसे कुछ दे दिया, कुछ भी मान लीजिए। मान लो T = 0 यानी इनिशियल, इसका 2 मोल दिया हुआ है और इसका 5 मोल दिया हुआ है, जो मान लीजिए, और इसका कोई अमाउंट नहीं। T = 0 पर मान लेते हैं कि इसका 2 मोल दिया हुआ है, शुरू में 2 मोल दिया गया है और इसका 5 मोल्स दिया गया है और इसका कोई भी अमाउंट वगैरह नहीं, क्लियर तो बनाना। जैसे ही आपको मोल दिया गया, आप सबसे पहले मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालिए। याद होगा आपको, जब कंप्लीट रिएक्शन का ये केस जाएगा, अगर ये कंप्लीट रिएक्शन का केस होता तो ध्यान से सीखिएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन
by 3 mole of ammonia by 2। अगर ये कंप्लीट रिएक्शन का केस है, अगर ये कंप्लीट रिएक्शन का केस है तो मोल ऑफ नाइट्रोजन बाय 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय 3 मोल ऑफ अमोनिया बाय 2 कोफिशिएंट ये होल्ड करता है और ये 2 होता है, इसमें किसी भी तरह का गड़बड़ी इसमें नहीं होता है। ठीक है, मतलब जब ये कंप्लीट रिएक्शन का केस होगा तो मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका, मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दूसरे का, और मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तीसरे का, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कंप्लीट रिएक्शन का केस है तो मोल बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले का, मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तीसरे का, मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तीसरे का, ये आपस में बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में ये हम भी कह सकते हैं कि जितना मोल बाय एससी इसका रिएक्शन जाएगा उतना ही मोल बाय एससी इसका भी रिएक्शन जाएगा और उतना ही मोल बाय एससी इसका फॉर्मेशन होगा। या कहिए अगर इसका वैल्यू 0.2 है, समझने के लिए, अगर इसका वैल्यू 0.2 है तो यानी कि नाइट्रोजन का 0.2 मोल बाय एससी रिएक्शन जाएगा, तो हाइड्रोजन का भी 0.2 मोल बाय एससी रिएक्शन जाएगा और अमोनिया का 0.2 मोल बाय एससी बनेगा। अगर किसी का ज्यादा रहा तो वो बच जाएगा, अगर किसी का ज्यादा रहा वो बच जाएगा, लेकिन रिएक्शन बराबर अमाउंट ही जाते हैं। इसको जब हम यहाँ यूज करें तो हम यहाँ तुरंत निकालेंगे मोल बाय एससी इनके क्या है, तो 2/1 यानी कि 2, 5/3 यानी कि 1.67। और ये तो शुरू में है, ये मोल बाय एससी बिफोर रिएक्शन। जब रिएक्शन जाएगा तो देखिए जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनके बराबर मोल बाय एससी रिएक्शन जाता है। अगर ये 2 का 2 पूरा रिएक्शन चला गया तो क्या इस 2 के बराबरी ये कर पाएगा क्या? नहीं, यानी कि 2 मोल बाय एससी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 1.67 मोल बाय एससी रिएक्शन चला गया तो 1.67 से ज्यादा यहाँ, यानी ये भी रिएक्शन 1.67 जाएगा, तो ये बचेगा कितना? ये बचेगा आपको फाइनल 2 - 1.67, ये कितना बचेगा 1.67 - 1.67 और ये कितना बनेगा 1.67। ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट का इतना ही अमाउंट रिएक्शन गया, रिएक्टेंट का इतना ही मोल बाय एससी रिएक्शन गया और प्रोडक्ट का इतना ही मोल बाय एससी बना। यानी कि यही वो है, जितना मोल बाय एससी एक का रिएक्शन जाएगा उतना ही मोल बाय एससी दूसरे का भी रिएक्शन जाएगा और उतना ही मोल बाय एससी तीसरे का भी करेगा। और यही काम यहाँ पर किया गया। अब आपको अगर फाइनल मोल कहा जाए कि फाइनल मोल इनके क्या है, तो मोल बाय एससी कर दिए थे तो आप एससी से गुना कर दीजिए, तो 0.3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.33 into 1, 0 into 3, ठीक है, और 1.67 into 2, समझ गए? यानी कि रिएक्शन जब हो जाएगा अमोनिया के इतने मोल बनेंगे, हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन इतना बनेगा, बच जाएगा। तो जो पूरी तरह से खत्म होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं। जो रिएक्शन में पूरी तरह खत्म हो जाए उसी को क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं। इसको आप एक बार खुद से सोच कर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ।
सोच करके देखें एक बार खुद से आप लोग। एक बार खुद से समझ कर देखिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। मेन है समझना, दिमाग में एक बार बैठ गया, क्वेश्चन तो इसके भी बनने ही लग जाएंगे। चलिए एक बार और समझा जाए। देखिए, मेन है इस चीज को समझना, जब भी कंप्लीट रिएक्शन का केस हो वो कैसे जाएगा रिएक्शन। जब भी कंप्लीट रिएक्शन का केस हो तो कैसे जाएगा रिएक्शन। मोल बाई एसी पहले का, मोल बाई एसी दूसरे का, मोल बाई एसी तीसरे का, मोल बाई एसी चौथे का, सबका आपस में बराबर। अगर रिएक्टेंट हो तो और प्रोडक्ट हो तो, यानी कि मोल बाई एसी करके कोई एक टर्म होता है, वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट का आपस में बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये वैलिड किसके लिए, उन अमाउंट्स के लिए वैलिड है जो एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये किसके लिए वैलिड है, ये उन अमाउंट्स के लिए वैलिड है जो एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो एक्चुअली रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ऐसे रैंडम कुछ दे दिए गए, सीखना है, इसके 2 मुद्दे दिए गए, इसके 5 मुद्दे दिए गए, तो हमसे पूछ दिया गया कि अमोनिया कितना बनेगा या फिर जो बचा वो कितना बचेगा, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आता है इसका। तो पहले मोल इनका दे दिया गया, लेकिन हमको मोल बाई कोफिशिएंट से, इसीलिए मैंने मोल बटा इट्स कोफिशिएंट कर दिया, मोल बाई इट्स कोफिशिएंट कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को देखिए आप गौर से,
क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है क्या? नहीं, लेकिन रिएक्शन जाने के लिए तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए था, जबकि यहाँ दोनों अनइक्वल है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक के हिसाब से रिएक्शन चलेगा। अब अगर इसके हिसाब से रिएक्शन लेकर चले तो इसका 2 यूनिट अगर रिएक्शन दिया ना तो इसका भी 2 यूनिट आना चाहिए, जो कि कंटेनर में है ही नहीं, तो रिएक्शन कहां से करेगा? तो ये तो असंभव है। अब संभव क्या है? संभव ये है, पॉसिबल ये है कि अगर इनका मोल बाई एससी इतना जाए रिएक्शन, तो इतना तो इसमें ऑलरेडी है। देखिए इतना से ज्यादा, जैसे आपको मान लीजिए 10 रुपए पैकेट में है और आपको 8 रुपए के समोसे खरीदने, तो क्या आप 8 रुपया वाला समोसे, आपके पास 10 रुपया के कॉइन है तो खरीद पाइएगा कि नहीं पाइएगा? खरीद लेंगे भाई, अरे 2 रुपया बच जाएगा। एग्जैक्टली दिस द केस है। इसका मोल बाई कोफिशिएंट 1.67, इसका मोल कोफिशिएंट 1.67 से ज्यादा है, तो जितना से ये ज्यादा है वो बच जाएगा। ये देखिए बचा दिए। तो बिफोर रिएक्शन ऐसे हालात में, आफ्टर रिएक्शन तो इतना मोल बाई एससी, इसका भी रिएक्शन जाएगा, इसका भी रिएक्शन जाएगा और इसका उतना बनेगा, इसलिए इसको इतना बनाते हुए दिखाए हैं, इसको इतना जाते हुए दिखाए हैं माइनस करके, और इसको भी इतना ही जाते हुए दिखाए हैं माइनस करके। अब ये बचा कितना? तो ये इतना बच गया मोल बाई एससी, ये कितना बचा? 0, ये कितना? तो ये मोल बाई एससी है, ये मोल नहीं है। अब मोल बाई एससी में अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और मोल मुझे मिल जाएगा। और इसीलिए लास्टली फाइनल नोट्स में इसमें मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरा किसका कितना बनेगा और किसका कितना बचेगा ये सभी आ गए। लेकिन ये एक चीज पता चल गया कि खत्म कौन हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीटली खत्म हो गया। जो खत्म होता है वही रिएक्शन को कंट्रोल करता है, रिएक्शन वहीं पर रुक जाता है, रिएक्शन को लिमिट करता है, रिएक्शन के एक्सटेंट को रोकता है, और इसी के इसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या अभी भी आपको दिक्कत है? Do you still have any problem? Do you still have any doubt? Do you still have any doubt? No. इसका आंसर ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन रहेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो हाइड्रोजन। इसमें अमोनिया कितना मोल बना? इतना। इसमें जो बच गया है वो कौन है? नाइट्रोजन। कितना बचा है? तो 0.33 मोल हो गया। 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आप इमीडिएटली इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको बनाकर देखें तो आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन लिया जाए।
जब कोई क्वेश्चन खोजने लगेगा ना नहीं मिलेगा। इतना गर्मी किया हुआ है कि लग रहा है छोड़ तो भाग जैसे। चलिए क्वेश्चन बनाइए, किताब में खोजते ही टाइम पास हो जाएगा। किताब में खोजते रहेंगे टाइम पास हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी लिमिटिंग रिएजेंट also find the amount of product forms. 3a plus 5b plus 7c 4d। इनका मोल्स दिया हुआ 10, 20, 30। बनाइए बनाइए। बनाइए सब।
बना लिए? इसको कल डिस्कस करते हैं, आप लोग बनाइएगा तब तक, ठीक है? आप लोग इसको तब तक बनाइएगा, कल डिस्कस करते हैं। लिमिटिंग ग्रेडियंट का मेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन मैं दूंगा तब तक। थैंक यू। इसको कल डिस्कस कर देंगे बेटा। ये चैप्टर जो था मोल कॉन्सेप्ट 1 वो ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया है। थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट 2 का कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, इक्विवेलेंट वगैरह, ठीक है? उसको भी 4-5 क्लास लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है?